नैना और माला नाम की दो लड़की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नैना के पिता एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो अमीर परिवार से आती थी, और माला के पिता एक मामूली मजदूर थे, जिस वजह से माला गरीब परिवार से आती थी। नैना और माला का घर आसपास में ही था, मगर नैना कभी माला से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। पता नहीं इस गरीब माला का घर हमारे सामने क्यों है। नैना का घर बहुत बड़ा और आलीशान था, वही माला का घर बहुत छोटा सा था, और वो भी बहुत पुराना हो गया था। पिताजी, इस माला का घर हमारे घर के सामने क्यों है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नैना, छोड़ो ना। इन गरीब लोगों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। नैना के माता पिता भी माला के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और अमीर होने के वजह से बहुत घमंड में रहते थे। पिताजी, मुझे एक नई ड्रेस दिलवा दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो पैसे, और माँ के साथ जाकर आज ही ले आओ नई ड्रेस। माला अपने घर की स्थिति को समझती थी, इसलिए वो अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। एक दिन माला अपने माँ के पास आती है और कहती है, माँ, स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। वहाँ सभी के माता पिताजी आ रहे हैं। माना पिताजी के पास समय नहीं है, मगर आप तो चल सकती हो ना। हाँ बेटा, मैं चल सकती हूँ, मगर वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे। वहाँ मैं क्या करूँगी? अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बस वहाँ बैठकर दौड़ प्रतियोगिता देखना। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं चलूंगी। अगले दिन माला और उसकी माँ जल्दी उठ जाती है। बेटा, मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, सभी फटे हुए हैं। इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चलिए, जैसे भी साड़ी आपके पास है वैसी साड़ी पहनकर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, चलती हूँ। माला की माँ तैयार हो जाती है और माला के स्कूल आती है। वही नैना और नैना की माँ भी थी। नैना की माँ माला की माँ को सुनाते हुए कहती है, देखिए तो जरा प्रभा जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ जी, साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है, ये साड़ी तो मैं बहुत दूर से लेकर आई हूँ। थोड़ा महंगा है, मगर नैना ने बोला यही लेने के लिए, तो मैंने ले लिया। अब बताइए, उसे तो मना ही नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। वैसे ये साड़ी दिखने में काफी खूबसूरत है। आपको पता है, ये सोने की चेन हाल ही में मेरे पति ने जिद करके मुझे दिलवाया है। माला की माँ एक कोने में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तभी माला वहाँ आती है। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, बैठो यहाँ। माँ, आप आओ और सबसे आगे बैठो। अरे हाँ बेटा, मैं तो आगे ही बैठूंगी और तेरी जीत पर जोर जोर से ताली बजाऊंगी। बेटा, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, और अब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जरूर मेरी बेटी ही जीतेगी। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होते ही माला नैना से आगे निकल जाती है। तभी नैना एक पेड़ से माला को गिरा देती है, मगर माला वापस उठ जाती है और दौड़ने लगती है। अंत में कुछ सेकंड से माला दौड़ प्रतियोगिता जीत जाती है। ये देख नैना और नैना की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। ये माला कैसे जीत गई? इसे तो मैंने गिरा भी दिया था, फिर भी ये जीत गई। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश। माला की माँ को स्टेज पर बुलाया जाता है और माला को इनाम दिया जाता है। इनाम लेकर माला और माला की माँ घर आ जाती है। देखा माँ, मैं जीत गई। आपको पता है, नैना ने पैर लगाकर मुझे गिरा दिया था, मगर मैं फिर से उठी और बहुत तेज दौड़ी। हाँ बेटा, मैंने ये देखा था, मगर छोड़, क्या कर सकते हैं। तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर और बहुत तरक्की कर। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। माला का घर छोटा था, उसके पिता के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, मगर फिर भी वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। माँ, आज मैं बहुत उदास हूँ। आखिर कैसे वो माला मुझसे जीत सकती है? अरे बेटा, क्या तू भी ना? छोड़ ना, तू उदास क्यों होती है? एक प्रतियोगिता जीत जाने से कुछ नहीं होता। समझ ले, तूने भीख में उसे जीतने दिया। अब चल मेरे साथ बाहर घूमने चले। ठीक है माँ, चलो। वैसे भी उस माला की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बाजार में माला और माला की माँ भी आई थी। अरे,
अब तो ये यहाँ भी आ गई। नैना माला को धक्का दे देती है, मगर नैना खुद ही गिर जाती है और माला को कुछ भी नहीं होता है। ए लड़की, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मेरी बेटी को धक्का क्यों मार रही? नहीं, मेरी बेटी ने इसे धक्का नहीं मारा है। कृपया कर इसे मत डांटिए। चुप रहो। एक तो तुम जैसे नीच और छोटे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहती, मगर तुम लोग जबरदस्ती ये सब करते हो ताकि मैं कुछ बोलूं। कृपया ऐसे मत बोलिए। हमने आपको कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, तो आप भी हमें बुरा मत बोलिए। अरे अरे चुप रहो और जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारे रास्ते में आना भी मत। एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली मुझसे बहस करेगी। नैना की माँ माला की माँ की बेइज्जती करके चली जाती है। माँ, उन्होंने आपके साथ कितने बुरे से बात किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटा जाने दो, छोड़ो। अगर हम भी उनकी तरह ही करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा? वो हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं की है, मगर उन्हें जब भी मौका मिलता है हमें नीचा दिखाकर चली जाती है। जब हमारे अंदर किसी चीज का घमंड आ जाता है तभी लोग ऐसा करते हैं। मगर तू छोड़ इन सब बातों को। तू अभी बच्ची है, कभी किसी के लिए मन में बैर मत ला। वो तुझसे बहुत बड़ी है। ठीक है माँ। अरे माला के स्कूल के फीस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब तक तो मैंने किसी भी तरह संभाल लिया था, मगर अब लगता नहीं कि मैं संभाल पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम घर का खर्चा और भी ज्यादा कम कर देंगे, मगर माला को स्कूल भेजना नहीं छोड़ेंगे। उसे जरूर पढ़ाएंगे। नैना अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज माला का बहुत मजाक उड़ाती थी। माँ कहती है इन सब पर ध्यान देना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें जो भी करना है ये करे। मैं जवाब नहीं दूंगी। माला सभी को अनदेखा करके उनके बगल से निकल जाती है। देख रहे हो ना कितनी घमंडी हो गई है, हमारे सामने घमंड दिखा रही है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, गरीब झोंपड़ी वाली लड़की। हाँ, एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से नैना के घर में आग लग जाती है। पूरा घर जलने लगता है। नैना, नैना की माँ और उसके पिता तीनों उसी आग में फंस जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। माला घर के बाहर टहल रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज सुन वो नैना के घर के पास आती है। आग, आग लग गई है, सुनो सभी। वो तुरंत अपने माता पिताजी को ये बात बताती है। तीनों नैना के घर आते हैं और किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा आग बुझाकर नैना के परिवार को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आग बुझाने वाले को बुलाया जाता है, तब जाकर आग काबू में आता है। माला, आज तुम्हारे और तुम्हारे माँ पिताजी की वजह से हमारी जान बच पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इतना होने के बाद भी आप लोगों ने हमारी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कीजिएगा। आज तक मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसानियत के सामने पैसों का कोई महत्व नहीं है। आप सभी भी खतरे में पड़ सकते थे, मगर ये सोचे बिना आप लोगों ने हमारी मदद की। आप सभी बहुत अच्छे हैं। इस तरह उनके बीच सब अच्छा हो जाता है। किशन पाल एक गरीब परिवार से था। वो रात को चौकीदारी करता था और मोहल्ले के लोग उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। मोहल्ले के लोग तो उसको 10-20 रुपए देते थे और कुछ लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे। रात भर जाकर कुछ ही पैसे लेकर आते हो। दिन में मैं झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती हूँ, फिर भी घर का खर्चा नहीं चलता है और शिवानी को इसको पढ़ाने की धुन लगी हुई है। माँ, मेरी सभी सहेलियाँ स्कूल जाती है, मेरा भी तो मन करता है स्कूल जाने का। पढ़ाई तो तभी होगी जब पेट की आग बुझेगी। घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं। तेरे स्कूल के फीस कहाँ से जमा करूँगा फिर, ये बता। तो माँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं भी पड़ोस में जो अनीता दीदी रहती है उनकी तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं तेरी सेवा कर लूं, वही मेरे लिए बहुत है। देश की सेवा तो बाद की बात है। जितना पढ़ा लिखा दूंगा तुझे, उतना ही तेरा रिश्ता ढूंढने में आफत आएगी। तू पढ़ लिख गई तो तेरे लायक वर ढूंढना मेरे बस की बात नहीं रहेगी। आप फिक्र मत करो पापा, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान आ जाता है और उनकी छोटी सी झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है। ये लो,
हो गया कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ माँ? होना क्या है, गिरे को तो भगवान भी 2 लात मार देता है। ये देख, हमारी छोटी सी झोपड़ी जो सर छिपाने के लिए थी, अब उसमें भी छेद हो गए हैं। छत टपकने लगी है, अब सिर छिपाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो माँ, मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। क्या करेगी? शिवानी झोपड़ी की छत पर जाकर कुछ कट्टों की मदद से छत को टपकने से रोकने की कोशिश करती है। कुछ हद तक ये कामयाब भी हो जाती है, पर पानी फिर भी नीचे आ रहा होता है। जब बारिश थम जाती है, तब तीनों की जान में जान आती है। हर साल बारिश के मौसम में हम इस छत की मरम्मत कराने के लिए सोचते हैं, पर तेरा बापू है ना, जितना कमाता है उससे शराब में उड़ा देता है। आप फिक्र मत करो माँ, एक दिन इस टूटी फूटी छत की जगह एक नया घर बनवा कर दूंगी मैं। इतने बड़े सपने मत देखा कर बेटा, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। शिवानी इसी तरह से परेशान होकर घूम रही थी। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिला, जो ठेले को ढोने की कोशिश कर रहा था, परंतु असमर्थ था। उसे देखकर शिवानी बहुत परेशान हो गई और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बाबा, आप इस ठेले को धोने की कोशिश कर रहे हो, पर आप तो इतने बुजुर्ग हो। बेटा, मजबूरी है, ये ठेला मुझे दूसरे मोहल्ले में पहुंचाना है। वजन ज्यादा है, ये मुझसे ढोया नहीं जा रहा। अगर ये नहीं पहुंचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं ये ठेला पहुंचा देती हूँ, लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। शिवानी उस ठेले को लेकर सड़क के किनारे किनारे जा रही होती है, तभी उसे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखती है। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। अरे, इसकी तो एक्सीडेंट हो गया है। बेचारा न जाने कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शिवानी जंगल की ओर बढ़ जाती है और वहां से कुछ जड़ी बूटी को लाकर मसलकर उसके घाव पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है। चलो, शुक्र है इसको थोड़ा सा होश आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसके जेब में इसका पता निकालकर इसके घर वालों को फोन कर देती हूँ। मुझे तो ये सामान जल्द से जल्द पहुँचाना है और इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके घर वाले इसको ले जाएंगे। शुक्र है अब ये खतरे से खाली है। शिवानी उसके जेब में से उसका नंबर निकालकर उसके घर पर फोन कर देती है और जगह का पता बताकर ठेले को ढोती हुई चली जाती है। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है। वो लड़का थोड़े से होश में आने पर सिर्फ उसी टैटू को देख पाता है। अनुभव, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए किशोर? मुझे किसी लड़की का फोन आया था। उसने मुझे यहाँ का पता बताया और तुम्हारी हालत के बारे में भी बताया। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुँच गया। जब तुम आए तो तुम्हारे घाव पर मरहम लगा हुआ था और यहाँ पर कोई नहीं था। क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानता। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, बस उसके हाथ पर बना एक टैटू ही देख पाया था। कोई भी हो, पर वो फरिश्ता बनकर आई थी और तुम्हारी जान बचाकर चली गई। अनुभव ठीक हो जाता है, परंतु उसको हमेशा वो टैटू याद आता रहता है, क्योंकि वो उस लड़की का धन्यवाद करना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर शिवानी उसको नहीं दिखती। एक दिन वो बाजार में जा रहा होता है तो एक लड़की जूते पॉलिश कर रही होती है। वो उसके पास जूते पॉलिश करवाने जाता है तो उसके हाथ पर वही टैटू देखकर रुक जाता है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? साहब, मजबूरी है। घर में बाप दारू पीकर पड़ा रहता है, पर घर में खाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम पढ़ती नहीं हो क्या? पढ़ने का तो बहुत मन है साहब, पर कहाँ से पढूं? इतना पैसा थोड़ी ना है घर में कि पढ़ाई में लगा सकूं। अनुभव को बहुत दुख होता है। उसकी कहानी सुनकर
वो उसको पढ़ाने का फैसला करता है और सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है तो क्यों ना उसका ये सपना पूरा करके उसकी ही मदद कर दे। वो शिवानी से पूछता है, अगर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँ तो क्या तुम पढ़ोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ और नहीं भी। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखी थी, पर तुम्हारे हाथ पर बना टैटू देखा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। आज तुम इतनी परेशान हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अनुभव शिवानी को पढ़ाने में मदद करता है और उसकी पैसों से भी मदद करता है। शिवानी पढ़ने में अच्छी होने की वजह से अच्छी नौकरी पर भी लग जाती है। इस दौरान अनुभव शिवानी को पसंद करने लगता है और शिवानी से शादी के लिए कहता है। शिवानी भी उसको मन ही मन पसंद करने लग जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह से एक गरीब शिवानी का नसीब पलट जाता है और वो एक अमीर कामयाब शिवानी बन जाती है। ममता अपनी बेटी मनीषा के साथ अपने मालिक मालकिन के घर में रहती थी, जहां वो नौकरानी का काम करती थी। ममता का पति शराबी था। उसे घर बार से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़कर चला गया था। अपना और अपनी बेटी का पेट चलाने के लिए ममता नौकरानी का काम करती थी। मनीषा, तू पढ़ाई कर, तब तक मैं सारा काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है माँ। ममता काम में लग जाती है। तभी ममता की मालकिन अभिलाषा वहाँ आती है। अरे ममता, अभी तक तूने काम खत्म नहीं किया। दिन प्रतिदिन तू आलसी होती जा रही है। ऐसे ही रहा तो तुझे जल्दी ही काम से निकाल दूंगी और किसी और को रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ तो सही से काम कर, वरना वो दिन दूर नहीं होगा मैं तुझे काम से निकाल दूं। जी आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं सारा काम जल्दी खत्म कर लूंगी। हाँ ठीक है, वो तो कल ही देखेंगे। अभिलाषा की एक बेटी थी नैना। नैना बहुत जिद्दी और घमंडी थी। ये सब उसने अपनी माँ से सीखा था, क्योंकि उसकी माँ उसे गलत काम में बढ़ावा देती थी। माँ देखिए ना, पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? पिताजी कह रहे हैं कि वो मुझे नई सैंडल नहीं दिलवा देंगे। क्यों? क्यों नहीं दिलवा देंगे नई सैंडल? मेरी बेटी की इच्छा जरूर पूरी होगी। उनको छोड़, तू मेरे साथ शाम में बाजार चल। मैं आज के आज तुझे नई सैंडल दिलवा देती हूँ। अरे अभिलाषा, क्या जरूरत है नई सैंडल की? जरा एक बार देखो तो सही, इसके पास कितनी सारी सैंडल पड़ी है। वो सब मैं नहीं जानती। मेरी बेटी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। शाम के वक्त वो दोनों बाजार जाते हैं और नई सैंडल खरीद कर लाती है। बोल बेटा, अब तो खुश है ना? हाँ माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये सब मनीषा एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी। मैं अभी से पहनती हूँ। सैंडल पहनकर नैना पूरे घर में घूमने लगती है। मनीषा सैंडल की ओर देख रही थी। ए लड़की, तू मेरी सैंडल की ओर क्यों देख रही है? चल भाग यहाँ से। मनीषा डरकर अपने कमरे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद ममता कमरे में आती है। माँ, आपने देखा नैना दीदी की सैंडल कितनी खूबसूरत है? हाँ बेटा, इसमें नया क्या है? वो तो हर 2 दिन में कुछ न कुछ नई चीज खरीद ही लाती है। माँ, मुझे भी एक सैंडल दिलवा दो। मेरी भी इच्छा है खूबसूरत सैंडल पहनने की। नहीं बेटा, वो बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए इतने आराम से हर चीज खरीद पाते हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं है। सोच तो, तेरे पिताजी भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। बस यही घर सहारा है, इसलिए चुपचाप यही काम करते हैं ताकि 2 वक्त का भोजन मिलता रहे। इसका मतलब मैं कभी खूबसूरत सैंडल नहीं पहन पाऊंगी? ऐसा नहीं है बेटा, देख, अगर मालकिन त्योहार पर कुछ पैसे देंगी तो जरूर मैं तेरे लिए नई सैंडल खरीद दूंगी। ठीक है। मनीषा अपने कमरे में बैठी रहती थी और पढ़ा करती थी। बहुत कम ही वो बाहर निकला करती थी, मगर जब भी निकलती थी अभिलाषा और नैना उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। मालकिन, त्योहार आ रहा है, कुछ रुपए दे दीजिए इस त्योहार पर। रुपए? नहीं, इस बार नहीं। अभी पैसे की कमी चल रही है, मैं नहीं दे पाऊंगी। वैसे भी घर में भी बहुत खर्च हो गया है। मगर मालकिन, पिछले साल भी तो आपने कुछ भी नहीं दिया था, कम से कम इस साल तो दे दीजिए।
यहाँ रहने के लिए घर दे रही हूँ, ये कम है क्या जो तुझे हर त्योहार पर पैसे भी दूं? अगर तुझे सही नहीं लग रहा है तो तू काम छोड़कर चली जा। नहीं नहीं मालकिन, आप गुस्सा मत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप पैसे नहीं देना चाहती हो तो मत दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। अब जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। ममता उदास हो जाती है और वापस काम में लग जाती है। नैना एक महंगी स्कूल में पढ़ा करती थी, वही मनीषा एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। मनीषा को समय पर किताब भी नहीं मिल पाता था। वो अपने दोस्तों से किताब मांगकर पढ़ा करती थी। इधर नैना के पास एक से बढ़कर एक कॉपी, किताब, बैग होने के बावजूद नैना मन लगाकर नहीं पढ़ा करती थी। कम चीजों के बावजूद मनीषा मन लगाकर पढ़ती थी। एक दिन अभिलाषा एक ज्योतिष को घर बुलाती है। महाराज जी, मेरी बेटी को देखिए और बताइए इसका भविष्य कैसा होगा। मुझे यकीन है ये आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, मगर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ममता और मनीषा भी वही खड़ी थी। वैसे तो नैना बिटिया समझदार है, मगर इसका भविष्य कुछ सही नहीं लग रहा। इसका क्या मतलब है महाराज जी? नैना का भविष्य कुछ धुंधला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये राह भटक रही है और आगे चलकर कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, मगर अब भी ये चाहे तो मेहनत करके उसे बदल सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। ए लड़की, तू खड़ी खड़ी क्या बातें सुन रही है? जा महाराज जी के लिए पानी लेकर आ। मनीषा ज्योतिष के लिए पानी लेकर आती है। मनीषा को देख ज्योतिष कहता है, इसके माथे पर तो बहुत तेज है, देखना भविष्य में ये जरूर कुछ अच्छा करेगी और सफल बनेगी। ये सुन अभिलाषा और नैना बहुत गुस्सा हो जाती है। ठीक है महाराज जी, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अभिलाषा इस घटना के बाद से मनीषा से और भी ज्यादा गुस्सा रहने लगती है और कभी उससे सही मुंह बात भी नहीं करती है। ठीक ऐसा ही नैना भी उसके साथ करती है। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगती है। मनीषा मन लगाकर पढ़ाई करती है और स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेती है। नैना बार बार एक ही क्लास में फेल होती है। वो पढ़ने से ज्यादा सजने संवरने और नए कपड़े पर ध्यान देती थी, जिस वजह से वो लगातार फेल होती जा रही थी। सारी सुविधा हम उसे दे रहे हैं, मगर फिर भी ये हर साल फेल हो जाती है। पता नहीं कब ये पास हो पाएगी। आप मेरी बेटी को मत सुनाइए, देखिएगा जरूर अगले साल ये पास हो जाएगी। ठीक है, जो करना है करो माँ बेटी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीषा आगे की पढ़ाई भी करना चाहती थी। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे पढ़ाएगी? बेटा तू चिंता मत कर, जो भी हो जाए मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मनीषा आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। खाली समय में कुछ और लोगों के घर काम करके ममता मनीषा को पैसे देती है। माँ, यहाँ जितनी पढ़ाई करनी थी उतनी तो हो गई। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे शहर जाना होगा। मेरी इच्छा है वहाँ जाकर मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँ और एक अच्छी प्रोफेसर बनूँ। शहर जाने की बात सुन ममता कहती है, माफ करना बेटा, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो यही कुछ देख ले। ठीक है माँ, आप जैसा कहें। मनीषा बहुत उदास हो जाती है और अपनी इच्छा मार लेती है। एक दिन ममता और मनीषा इसी विषय पर बात कर रही थी। तभी ममता के मालिक संजय ये बात सुन लेते हैं और ममता को अपने पास बुलाते हैं। देखो ममता, वर्षों से अपनी बेटी को सब कुछ दे रहा हूँ, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई। मैं तुम्हारी बेटी के पढ़ाई का खर्चा दूंगा, कम से कम वो तो कुछ अच्छा करे। ये सुन ममता बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद मालिक। ममता ये बात मनीषा को बताती है। ये जान मनीषा खुश हो जाती है। कुछ दिनों में मनीषा शहर आ जाती है और वहाँ पढ़ाई करने लगती है। मनीषा की पढ़ाई, रहने खाने का जो भी खर्च था वो संजय देता था, मगर अपनी पत्नी और बेटी को पता नहीं चलने देता था। कई साल बीत जाते हैं। मनीषा पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और अब वो एक सफल प्रोफेसर बन चुकी थी। वो वापस अपने माँ के पास आती है। माँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं प्रोफेसर बन गई। बेटा, इसका पूरा श्रेय मालिक को जाता है, चल उन्हें धन्यवाद कहते हैं। ममता और मनीषा संजय के पास आती है और धन्यवाद कहती है। मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली और ये मुकाम हासिल किया। इसके बाद से ममता और मनीषा की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो उन्हें कभी नामुमकिन लगा करता था।
बहुत समय पहले की बात है। गिरधरपुर नाम के गांव में एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। मोहनलाल बहुत ही मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो काजू और बादाम लगाता था। काजू और बादाम को बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता था। उस गांव में वह अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमन था। मोहनलाल काजू और बादाम को बेचने के लिए गांव से बाहर बाजार जाया करता था। गांव से बाजार बहुत दूर था, जिससे मोहनलाल की काफी उम्र हो जाने के कारण वह बहुत थक जाता था। इसीलिए वह थोड़ा थोड़ा काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बेचने के लिए जाया करता था। बेटी सुमन मोहनलाल के पास आती है। पिताजी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं रह गया। अब तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। आप काजू बादाम बेचने बाजार भी नहीं जा सकते। मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं ही काजू और बादाम अपने सर पर रखकर बाजार बेचने जाया करूँ, नहीं तो फिर हम क्या खाएंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें काजू और बादाम बेचने के लिए बाजार नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही सुनसान और उस रास्ते में बहुत सारे चोर और लुटेरे भी मिलते हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी बीच मोहनलाल की तबीयत और खराब हो जाती है। उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और कर्ज भी बढ़ जाता है। उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। मोहनलाल की बेटी पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा आटा और चावल खाना बनाने के लिए मांग कर लाती है। फिर वह उससे घर का खाना बनाती है। पड़ोसी का दिया हुआ राशन 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। सुमन बेटा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। पिताजी, इस समय तो घर में खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी बची है। मैं वह रोटी आपको खाने के लिए दे देती हूँ। बेटी, अगर एक ही रोटी है तो फिर तुम क्या खाओगी? वो रोटी तुम खा लो, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। हे भगवान, अगर मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो फिर मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? इतना कहकर मोहनलाल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी मोहनलाल को अपने काजू और बादाम की खेती के बारे में याद आता है। अच्छा बेटी, खेतों में जाकर थोड़े से काजू और बादाम ही खाने के लिए दे दो। अब मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर सुमन अपने पिताजी के लिए खेत से काजू और बादाम तोड़ कर लाती है। यह लीजिए पिताजी। फिर जैसे ही मोहनलाल वह काजू और बादाम खाता है, तभी उसे अचानक ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है और उसके अंदर बहुत ताकत आती है। मोहनलाल अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे बेटी, चमत्कार हो गया। ये काजू और बादाम खाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था और मेरे अंदर बहुत ताकत ही आ गई है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई। लगता है यह भगवान का कोई करिश्मा है। आखिर उन्होंने मेरी सुन ही ली। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुरंत ही जाकर खेत से काजू बादाम तोड़कर बाजार में बेचने के लिए जाता हूँ। उसके बाद मोहनलाल तुरंत अपने काजू और बादाम के खेत में जाता है और बहुत सारा काजू बादाम तोड़कर इकट्ठा करता है और उसे अपने सर पर रखकर ले जाता है। अरे पिताजी, आप इतना सारा काजू बादाम सर पर रखकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? इस तरह काजू और बादाम अपने सर पे रख के जाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटी, तुम चिंता मत करो। आज तो मुझे पता नहीं क्यों इन काजू और बादाम का वजन पता ही नहीं चल रहा है। इतना कहकर मोहनलाल काजू और बादाम अपने सर पे रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है। जब वह थोड़ी दूर जाता है, तभी रास्ते में 2 लुटेरे मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम गोली और दूसरे का नाम चंपू रहता है। वे दोनों बहुत ही हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े होते हैं। अरे चंपू, उधर देखो, वो बूढ़ा अपने सर पर बहुत सारे काजू और बादाम लेकर जा रहा है। चल, उससे उसका काजू बादाम छीन कर हम बाजार में बेचते हैं, जिससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वे दोनों चोर मोहनलाल के पास आते हैं। अरे दादाजी, इतना सारा काजू और बादाम लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बाजार में इन्हें बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे दादाजी, जरा हमें भी तो अपने काजू और बादाम दिखाइए। हम भी आपका काजू और बादाम खरीदना चाहते हैं। मोहनलाल उनके पास जाकर काजू और बादाम अपने सर से उतार कर रख देता है। उसके बाद वे दोनों बदमाश काजू और बादाम ले लेते हैं। बेटा, मेरे पैसे? अरे चल बुड्ढे, पैसे पैसे क्या करता है?
अब यह काजू बादाम मेरे हो गए हैं, तू इधर से जल्दी से निकल। बेटा ऐसा मत करो, ये तो मेरी रोजी रोटी है, इसको बेचकर ही मैं अपना और अपने बेटी का पेट भरता हूँ। कृपया इन काजू और बादाम के पैसे दे दो। फिर गोली मोहनलाल को तेज से धक्का देता है। धक्का खाने के बाद मोहनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह जाकर गोली को खींचकर एक तमाचा लगा देता है। गोली को मार खाता देखकर दूसरा बदमाश मोहनलाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी मोहनलाल उस बदमाश को भी अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक देता है। यह देखकर गोली और चंपू बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे चंपू, यह बुढ़ा तो हमसे भी ताकतवर है, अब तो हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। दोनों बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। उन बदमाशों के भाग जाने पर मोहनलाल फिर से अपने काजू बादाम सर पे रखता है और बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार में उन काजू और बादामों के अच्छे पैसे मिल जाने के बाद मोहनलाल खुश हो जाता है और उन पैसों से घर की जरूरत का सामान खरीदता है। उस दिन से मोहनलाल अपने काजू और बादाम की उपज में 2 गुनी मेहनत करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उपज काफी बढ़ जाती है। यह देखकर मोहनलाल बहुत खुश होता है। अरे वाह, मेरे खेत तो काजू और बादाम से भर उठे हैं, अब तो इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मोहनलाल ज्यादा से ज्यादा काजू और बादाम बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, जिससे उसकी आमदनी बढ़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मोहनलाल की गरीबी दूर हो जाती है, जिससे वह कुछ और जमीन खरीदकर उसमें काजू और बादाम की खेती करता है। कुछ दिन के बाद उन खेतों में ढेर सारे काजू और बादाम पैदा होते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।